प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम के अंदर चमकता हुआ सोलर पैनल अपने घर के ऊपर लगवाया है और वो सोचते हैं कि उन्होंने इस पूरे के पूरे सोलर इकोसिस्टम को हैक कर लिया है। आफ्टर ऑल सरकार आपको 78,000 रुपीज तक की डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी दे देती है, आसमान से धूप एकदम मुफ्त की बिजली बनाती है और आपके महीने भर का बिजली का बिल शायद जीरो के आसपास या पूरा जीरो भी हो जाता है। कुछ लोग तो वापस सरकार को ही बिजली बेच भी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी एक सेकंड के लिए ये सोचा है कि बॉस, ये फ्री की इलेक्ट्रिसिटी का पीछे का बैकग्राउंड मैथ आखिर क्या है? न्यूज चैनल्स और अखबार आपको सिर्फ आधी सच्चाई बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का मैसिव टारगेट हिट करने वाला है, जिसमें से लगभग 30 गीगावाट की कैपेसिटी सिर्फ आपके और मेरे जैसे लोगों के घरों के ऊपर के रूफटॉप से आनी है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बैलेंस शीट कभी भी झूठ नहीं कहती मेरे दोस्तों। तो बिजनेस की हार्श रियलिटी ये है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे एक साइलेंट स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल ब्लड बाथ चल रहा है। आज ग्रो एज विद जयंत मुद्रा यानी मेरे साथ हम इसी हिडन मशीनरी को लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम हर जगह से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इस मॉडल ने केरला जैसे हाईली प्रोग्रेसिव स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बैंकरप्सी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपका फ्री सोलर वाला सेटअप अनजाने में देश के आम आदमी पर एक हिडन टैक्स भी लगा रहा है। और सबसे जरूरी बात, आने वाले टाइम में सरकार कैसे नए लॉज ला करके आपको अपने घर में महंगी लिथियम आयन बैटरी लगाने पर मजबूर करने वाली है। हम ये सारी की सारी बात पूरी तरह से गहराई में जाके समझेंगे। तो चलिए इस पूरे गेम को बिल्कुल जीरो से समझते हैं, ग्राउंड जीरो से, यानी हमारी अल्टीमेट केस स्टडी केरला से। दोस्तों, केरला एक ऐसी जगह है जहां बड़े और मैसिव सोलर पावर पार्क्स लगाना बिल्कुल इंपॉसिबल हो जाता है। वहां की जियोग्राफी में घने जंगल हैं, हेवी मॉनसून्स आते हैं वहां पे, और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी एक्सट्रीम है कि फ्री की जमीन बहुत ही कम मिलती है। आप वहां राजस्थान के जैसे हजारों हजारों एकड़ के मेगा सोलर पावर प्लांट लगा ही नहीं सकते हो। साथ ही केरला की एनर्जी रियलिटी ये है कि उनके टोटल बिजली का लगभग 70% हिस्सा बाहर के स्टेट्स और सेंट्रल ग्रिड से इंपोर्ट करना पड़ता है उन्हें। उनकी इलेक्ट्रिसिटी की पीक डिमांड करीब 5,800 मेगावाट को टच करती है, जिसमें से हर साल 5.12% की मैसिव ग्रोथ हो रही है। लेकिन उनके खुद के इंस्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स मुश्किल से 1800 मेगावाट पैदा कर पाते हैं। इस लूमिंग क्राइसिस और इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर को अपनाया एक ब्रह्मास्त्र के रूप में। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उठाया और अपनी स्कीम्स को उसके साथ कंबाइन किया और कहा कि बॉस, आप लगाओ सोलर। केरला में बहुत ही कम टाइम के अंदर 1.5 गीगावाट का रूफटॉप सोलर इकोसिस्टम आज के दिन बन चुका है। उस स्टेट के लगभग 2% हाउसहोल्ड्स यानी लगभग 1.8 लाख घरों के ऊपर ऑलरेडी छत पर पैनल लग चुके हैं। पेपर पर देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि एक मैसिव पब्लिक पॉलिसी सक्सेस है। आफ्टर ऑल ये ग्रीन यूटोपिया बनते जा रहा है। लोग अपनी बिजली खुद से बना रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में जो वहां की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉडी है, जिसका नाम है KSEB यानी कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसकी फाइनेंशियल मौत का फरमान लिखा जा चुका है। और इस बुरी कंडीशन की सबसे बड़ी वजह है वहां का पुराना डीपली फ्लॉड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे नेट मीटरिंग भी कहा जाता है। इसको बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एक इन्फिनिट, अनलिमिटेड और मुफ्त की बैटरी है। दिन के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक तो देखो, सोलर इरेडियंस अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है। आपका पैनल आपके घर की जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली शायद बना रहा होता है। आप वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो बिजली होती है उसे ग्रिड में पंप कर देते हैं और आपका बाई डायरेक्शनल मीटर उसे रिकॉर्ड कर लेता है। रात को जब धूप गायब हो जाती है और तब आपके घर का AC, टीवी, सारी लाइट्स ऑन होती है, तब ग्रिड से वापस आप वो बिजली ले लेते हैं। आपके लिए ये सिर्फ एक 1-to-1 स्वैप है, जिसमें आपको लगता है कि आपके हिसाब से बराबर हो गया हिसाब। लेकिन अब यहां हम यूनिट इकोनॉमिक्स की डीप सर्जरी करते हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि पावर परचेज के कॉस्ट आखिर कैसे काम करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड कोई फिजिकल बैटरी नहीं है जहां आपने सुबह इलेक्ट्रॉन दे दिए और रात को वापस ले लिए। वहां सप्लाई और डिमांड का हर मिली सेकेंड का परफेक्ट मैच करना पड़ता है। वहां ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाएगी तो ब्लैकआउट्स हो जाएंगे। और दिन के वक्त जब पूरे देश में छतों के ऊपर सोलर और ग्राउंड माउंटेड पैनल्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे होते हैं, तब होलसेल मार्केट में बिजली की सप्लाई इतनी ज्यादा होती है कि उसकी रियल वैल्यू काफी कम हो जाती है, क्योंकि कंजम्पशन उतना नहीं होता है। इस वक्त एक यूनिट बिजली का रियल वैल्यू मार्केट में मुश्किल से 3 रुपए होता होगा, 4 रुपए होता होगा। लेकिन रात को 8 बजे जब सब लोग ऑफिस से घर आ जाते हैं, हर कोई एक साथ टीवी ऑन करता है, AC ऑन करता है, किचन के अंदर शायद माइक्रोवेव भी उसी टाइम ऑन हो जाता है, तब सोलर जनरेशन जीरो हो जाता है और पावर डिमांड अपने एब्सोल्यूट पीक पे जाने लगती है। इस वक्त केरला की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉडीज को अचानक से ग्रिड को स्टेबल बनाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ता है और यहाँ पे बिजली बहुत महंगे रेट पे आती है। कभी कभी एक एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट 10 रुपए से 14 रुपए तक देना पड़ता है।
तो अब जरा नैपकिन मैथ को आप समझ पा रहे होंगे। केएसईबी लीगली बाउंड है कि आपसे दिन में जितनी बिजली उसने ली उतनी ही आपको रात को वापस दे, पर मार्केट वैल्यू दोनों बिजली का अलग है। दिन में जो बिजली आपने उसे दी उसकी वैल्यू 3 से 4 रुपए थी, रात को अब जो उसे खरीद के आपको देनी है उसके लिए उसे 10 से 14 रुपए तक देने पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि कहां पे उसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो सारा काम हो गया, पर असल में यूटिलिटी कंपनी को हर एक बिजली के हिसाब में लगभग 10 रुपए का नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट केएसईबी का इंटरनल डेटा भी क्लियरली कहता है कि डोमेस्टिक सोलर सेटअप्स दिन में अपनी बनाई हुई 70% बिजली ग्रिड में बिना यूज किए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फ्लॉ की वजह से केएसईबी को स्ट्रिक्टली नेट मीटरिंग अकाउंट्स में 500 करोड़ का डायरेक्ट क्वांटिफाइबल नुकसान हुआ है। 500 करोड़। और अगर ब्रॉडर इनएफिशिएंसीज को देखें तो उनका टोटल अक्यूमुलेटेड डेट 7500 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बैलेंस शीट और पैसों तक लिमिटेड नहीं है। अब जरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकलिटी पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं है जो जल रहा है, बल्कि फिजिकल तारे भी हैं जो कि जवाब दे रही हैं। दोस्तों, हमारा जो लीगेसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो इंजीनियरिंग के हिसाब से सिर्फ एक डायरेक्शन में बिजली भेजने के लिए डिजाइन हुआ था, लेकिन अब अचानक से उन 1.8 लाख हाउसहोल्ड से बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो हो रहा है। जब एक ही नेबरहुड में हजारों घर एक साथ पीक सोलर आवर्स में ग्रिड में फुल्ली लोडेड बिजली वापस डाल रहे हैं, तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बुरी तरह से ओवरलोड हो जाते हैं और इस अनमैनेज्ड रिवर्स फ्लो से लोकलाइज्ड वोल्टेज सर्जेस आते हैं जो ग्रिड इक्विपमेंट और लोगों के घरों के सेंसिटिव अप्लायंसेस सबको जला सकते हैं। और इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूटिलिटी को हजारों करोड़ का केपेक्स एडिशनली करना पड़ता है, लेकिन एक कैश ट्रैप्ड गवर्नमेंट एंटिटी के पास इतना सारा पैसा अचानक से आएगा कहां से? और यही सवाल आता है कि केरला की यूटिलिटी जो इतना बड़ा बड़ा लॉसेस उठा रही है, भला वो इसका बिल किसको भेजेगी? यहीं पर एंटर करता है स्टोरी का सबसे डार्क फेस, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। केएसईबी ने अपने ऑपरेशंस और अस्तित्व को बचाने के लिए रेगुलेटरी कमीशन के पास जाकर के पूरे स्टेट का जनरल टैरिफ बढ़ा दिया है। अब जरा ऐसे समझिए कि केरला में लगभग 2 लाख एफ्लुएंट परिवारों ने अपना इनिशियल कैपिटल लगा करके सोलर लगवाया और अपना बिजली का बिल पूरी तरह से जीरो कर दिया, लेकिन बाकी के जो 1.4 करोड़ आम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं, जो छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और पैनल्स नहीं लगवा सकते हैं, उनका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। ये 98% आम जनता अब इस ग्रिड को फिजिकली मेंटेन करने के लिए और उन 2% हाउसहोल्ड्स की मुफ्त की बिजली को फाइनेंशियली क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए अपनी जेब से पैसा देती है। इफेक्टिवली जो अच्छे रूप में किया गया था वो एक क्लासिक इकोनॉमिक फ्री राइडर प्रॉब्लम बन गई है, जिसे ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसीलिए वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम केएसईआरसी है, उसको अपना रेगुलेटरी हैमर चलाना पड़ा। पहला अटेम्प्ट इसकी तरफ था थोड़ा सॉफ्ट वाला, जिसके लिए उन्होंने टाइम ऑफ द डे यानी कि टीओडी टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने दिन में 10% का डिस्काउंट दिया ताकि लोग अपने हेवी लोड को दिन में चलाएं, और रात के पीक आवर्स में उन पर 25% का प्यूनिटिव सरचार्ज लगा दिया। लेकिन इस प्लान को ग्राउंड पर उतारने के लिए लगभग 6.74 लाख स्पेशलाइज्ड स्मार्ट मीटर्स का प्रोक्योरमेंट और उनको फिजिकली इंस्टॉल करना, सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब ऊपर से और खर्चा आ गया। इसलिए केएसईआरसी ने पैनिक मोड में आकर के अगस्त 2025 में एक ऐसी ड्रैकोनियन ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिश की जिसने पूरे के पूरे सोलर इकोसिस्टम में आग लगा दी। उन्होंने प्रपोज किया कि 1-to-1 नेट मीटरिंग स्ट्रिक्टली सिर्फ 3 किलोवाट तक के सिस्टम्स पे अलाउ किया जाए। अगर कोई 3 से 5 किलोवाट का सिस्टम चला रहा है तो उनको कंपल्सरीली अपनी कैपेसिटी का 30% के बराबर बैटरी स्टोरेज भी लगवाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ग्रिड को फ्री बैटरी की तरह यूज करने पर 1 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा दिया। और जैसे ही ये पॉलिसी का ड्राफ्ट मार्केट में आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली मिट्टी में मिल गया और सारी नई इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। जहां केरला में हर महीने एवरेज 35 मेगावाट का रोबस्ट इंस्टॉलेशन हो रहा था, वहां अचानक ये पूरा गिर करके 5 मेगावाट पर आ जाता है। और इसका रिजल्ट, जो इतनी सारी कंपनीज इस बिजनेस में घुसी थी वो भी बैंकरप्सी के कगार पे आने लग जाती है। अब नेचुरल है, इसके कारण पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों ने बहुत ज्यादा बैकलैश किया, जिसके कारण नवंबर ऑफ 2025 में केएसईआरसी को अपना फाइनल नोटिफिकेशन मॉडरेट करके नए रूल्स बनाने पड़े। उन्होंने पहले डोमेस्टिक नेट मीटरिंग की ड्रैकोनियन लिमिट्स को हटा करके फिर से रीजनेबल 20 किलोवाट का लिमिट लगाया। लेकिन ठीक उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे मैं बैटरी स्टोरेज मैंडेट कहता हूं। नए स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से अगर आप 10 किलोवाट से 15 किलोवाट के बीच का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको अपनी टोटल एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल का 10% कैपेसिटी फिजिकल बैटरी फॉर्म में भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप 15 किलोवाट से 20 किलोवाट के मैसिव रेजिडेंशियल सिस्टम्स लगा रहे हैं तो आपको 15% की कैपेसिटी स्टोरेज के फॉर्म में भी लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा रेड पिल ये था कि 1 अप्रैल 2027 यानी 1 अप्रैल 2027 के बाद से 5 किलोवाट से बड़े हर सिस्टम पर कम से कम 10% का बैटरी स्टोरेज मैंडेटरी हो जाएगा। और साथ ही सरप्लस एनर्जी का जो पे आउट आज के दिया जा रहा है वो अग्रेसिवली कट करके 3.08 रुपीज पर यूनिट से गिरा करके 2.79 रुपीज कर दिया गया है। लेकिन
केएसईआरसी भी जानती है कि मार्केट को सिर्फ डंडे से नहीं चलाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें टाइम शिफ्ट इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस किया। अगर आपके पास घर में बैटरी है और आप ठीक शाम के समय पे पीक आवर पे अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करके केएसईबी को बिजली वापस कर देते हैं तो बोर्ड आपको 7.5 रुपीज देगा। और अगर आप भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को रिवर्स कनेक्ट करें और उसका यूज करें तो शाम के वक्त केएसईबी आपको 10 रुपए पर यूनिट तक का एक्सेप्शनल रेट देगा। तो ओवरऑल अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाएं तो सरकार का अल्टीमेट इंजीनियरिंग मोटिव बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि आम कंज्यूमर शाम के वक्त केएसईबी पर बोझ ना बने, बल्कि अपनी खुद की महंगी स्टोर्ड बिजली को यूज करें। और इस हैवी हैंडेड मैंडेट के थ्रू पूरे स्टेट में लाखों डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन ठीक इसी फ्यूचर विजन पर आकर के कंज्यूमर की पॉकेट बुक इकोनॉमिक्स पूरी तरह से टूट जाती है। आज के दिन सब्सिडी के बावजूद अगर आप 1.5 to 3 किलोवाट का भी सिस्टम लगाते हैं तो भी आपकी जेब से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। और ये मिडिल क्लास के किसी भी घर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2027 के बाद से आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसमें बैटरी सिस्टम भी होगा, इन्वर्टर भी होगा और ऑफकोर्स सोलर का खर्चा तो है ही है। और इसके कारण ये पूरा का पूरा जो बजट है ये बढ़ के 4, 5, 6 लाख रुपए तक जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रीमियम अमाउंट होता है। और अगर आप बड़े वाले सिस्टम लगाएंगे तो ऑफ कोर्स ये नंबर और भी बड़ा होगा। जिस सिस्टम का पेबैक पीरियड हिस्टोरिकली सिर्फ 4 से 6 साल होता था, अब हाइब्रिड सिस्टम लगाने के चक्कर में वो नंबर बढ़ के 6 से 10 साल तक जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक टेक्निकल और केमिकल रियलिटी ये भी है कि पैनल्स जो आप लगा रहे हो वो शायद 25 साल की लॉन्ग वारंटी के साथ आते हैं, बट मार्केट में कोई भी ऐसा बैटरी पैक नहीं है जो कि आपको इतनी बड़ी वारंटी देगा। इसका मतलब लगातार खर्चे आते रहेंगे। तो अब जरा आप खुद सोचिए कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसका जो जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था सोलर के कारण, वो अचानक से अनअफोर्डेबल हो जाता है। और इसीलिए इन कंज्यूमर्स के एक फोरम ने आज के दिन केरला के हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी डाली हुई है। उन्होंने केएसईआरसी पर कंप्लीटली रेगुलेटरी कैप्चर का लेबल लगा दिया है और कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ केएसईबी की मोनोपोली को बचाने के लिए काम कर रही है। और इसी केस को स्टडी करते हुए वहां के जो जज साहब हैं उन्होंने इसको पूरी तरह से प्रोसीजरल इरेगुलरिटी बताया। और जब तक ये मैटर पूरा रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक के लिए 1 महीने का कम से कम स्ट्रिक्ट ब्लैंकेट लगा दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मैटर इतना सिस्टेमिक है, क्रिटिकल है, मॉन्यूमेंटल है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस नरसिम्हा और चंदुरकार की डबल बेंच ने इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरवेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकली नेशनल फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि पूरे देश की हर एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के लिए एक लीगली बाइंडिंग और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बनाया जाए। और इसी के साथ एपीटीएल यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने हाल ही में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। इसके अंदर उन्होंने केएसईबी को डोमेस्टिक सोलर कंज्यूमर्स के ऊपर हर महीने उनके टोटल कनेक्टेड लोड के हिसाब से 47 रुपीज पर किलोवाट का फिक्स चार्ज लगाने की परमिशन दे दी है। अब अगर आपको लगता है कि ये केओस सिर्फ और सिर्फ केरला की कहानी है तो थोड़ा जूम आउट करके बाकी मेजर स्टेट्स की कंप्रिहेंसिव रेगुलेटरी रियलिटी भी देख लो। अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, उन्होंने प्रोएक्टिवली नेट मीटरिंग के सिस्टम से मूव करके स्ट्रिक्टली नेट बिलिंग का फ्रेमवर्क अपनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत जितने रुपए की बिजली आपसे ली जाएगी और जितने की दी जाएगी उसके हिसाब से हिसाब होगा। और ऐसे ही अलग अलग स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, हर जगह अलग अलग अपना अपना मॉडल लाया जा रहा है। लेकिन एक पावरफुल फेडरल कन्वर्जेंस भी हो रहा है। मार्च 2026 में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और उन्होंने इशू किया ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स फॉर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक फेडरल डॉक्यूमेंट ने एसेंशियली केरला के लोकल रिएक्टिव मॉडल को पूरे देश के लिए लीगली नेशनलाइज कर दिया है। ये नए रूल्स डायरेक्टली सारे स्टेट रेगुलेटर्स को एब्सोल्यूट लीगल पावर देता है कि वो अपने स्टेट्स में स्ट्रिक्टली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को मैंडेट करे। और फेडरल लेवल पे भी उन्होंने यूनिवर्सली मैंडेटरी टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया है ताकि देश का पूरा हेवी एनर्जी कंजम्पशन दिन के उजाले में शिफ्ट होना शुरू हो और शाम के वक्त हमारा फ्रेजाइल ग्रिड फिजिकली बचा रहे। तो मेरे दोस्तों, इस पूरे डीप डाइव का मैक्रो लेवल कंक्लूजन एकदम साफ, ब्रूटल और क्रिस्टल क्लियर है। इंडिया की सोलर रूफटॉप जर्नी का फेज 1 पूरा हो चुका है। हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स फेज 2 के अंदर, जो है एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल नेसेसिटी ऑफ लोकलाइज्ड बिहाइंड द मीटर स्टोरेज। आने वाले कल में इस सेक्टर का असली भविष्य अब वर्चुअल पावर प्लांट्स यानी कि वीपीपीज और पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम्स है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए सरकार को भी बहुत सारे नए नए कदम उठाने पड़ेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होंगे। देखने में बड़ा मजा आएगा कि हमारा देश इस चैलेंज को आखिर कैसे लेता है।